Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of June 2021. तो गाइस आज है तारीख 28 जून 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माइक्रोनेशिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों ने कल से ही देखा होगा लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में इस टॉपिक के ऊपर, और ये देश भर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। वो हुआ क्या है यहाँ पर, तो जम्मू के अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। एक तरीके से 2 अटैक हुए हैं यहाँ पर जम्मू में, तो उसी को बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है और इसकी वजह से हमारे 2 सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसने इस अटैक को बोला है एक टेरर अटैक, और इसी के साथ एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया है अंडर द यूएपीए एक्ट। और उसी के साथ जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने भी यहाँ पर विजिट किया है इस साइट पर जहाँ पर यह अटैक वगैरह हुआ है। ओके अब यहाँ पर ये जो अटैक है ये है एक तरीके से यूएवी के थ्रू हुआ है, मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सिंपल शब्दों में ड्रोन कह सकते हैं। यहाँ पर कोई इंसान वगैरह इसके अंदर नहीं बैठा होता है, रिमोट से कंट्रोल करके जो है इस ड्रोन के थ्रू यहाँ पे अटैक किया गया है। और ड्रोन क्या होता है वो आपने आज थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में मैंने वो ड्रोन्स का पिक्चर लगा रखा है। अब ये जो अटैक है इसको बोला गया है लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन, और ये 2 एक्सप्लोजन हुए हैं, छोटे छोटे एक्सप्लोजन हुए हैं, लेकिन इससे फिर भी डैमेज देखने को मिला है, छोटा मोटा डैमेज हुआ है। एक तरीके से एक बिल्डिंग है जिसकी छत यहाँ पर थोड़ी सी डैमेज हुई है, एक तरीके से जो वो लिंटर है वो टूट सा गया है। अब आप समझ सकते हो लिंटर टूट गया है तो मतलब कहीं ना कहीं ये डेंजर भी था, इससे और भी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता था। और जो दूसरा अटैक हुआ है वो ओपन एरिया में हुआ है, और उस इसके थ्रू यहाँ पे बताया ये जा रहा है कोई जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह को हमारे डैमेज वगैरह नहीं देखने को मिला है, कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ है, बस 2 सोल्जर्स थोड़े बहुत इंजर्ड हुए हैं। तो ये जो अटैक हुआ है इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार चर्चा हो रही है और बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर कवर किए जाएंगे। अब हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देख पाओगे आप यहाँ पर यूएपीए का डिस्कशन किया गया है क्योंकि एफआईआर को रजिस्टर किया गया है इस एक्टिविटीज़ के अंडर में, और यहाँ पे जो एनआईए की टीम है वो भी पहुँच चुकी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो ये दोनों क्या हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम के लिए भी अपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यूएपीए की फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि जीएस पेपर 3 में आपको और डिफेंस सिक्योरिटी टेररिज्म करके कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। यूएपीए इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में है। इसका मेन मकसद ये है जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है इंडिया के अंदर उसको रोकी जाए, तो यहाँ पर इस एक्ट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब ये है कि इंडिया की सोवरेनिटी को या फिर इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिसरप्ट करती है तो वो यूएपीए के अंडर में आएगी, ठीक है। और इस एक्ट के अंडर में इस एक्टिविटीज़ को चार्ज किया जा सकता है और जिसने किया है उसको भी चार्ज किया जा सकता है। ओके नाउ अब जो ये एक्ट है इसके अंदर एक एब्सोल्यूट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आ जाती है, और जिस भी पर्सन को अगर इसके अंदर चार्ज किया जा सकता है उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसने कंट्री के खिलाफ यहाँ पे एक तरीके से कंट्री की टेरिटरी को, कंट्री की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। तो डेथ पेनल्टी के साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, साथ ही साथ एक हाईएस्ट पनिशमेंट भी दे दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उम्र कैद वगैरह भी हो सकती है। नाउ इस यूएपीए एक्ट के अंडर में आपको ध्यान रखना है इंडियन के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको भी चार्ज किया जा सकता है अगर कोई फॉरेन नेशनल ऐसे कुछ स्टेप्स उठाता है जो कि यहाँ पर इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर टेरिटरी के खिलाफ हो, ठीक है।
उसके साथ यहाँ पर क्या है, इस यूएपीए एक्ट के अंडर में एक चार्जशीट वगैरह फाइल कर ली जाती है। वो सारी चीज़ें आम बातें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, 2004 में इस यूएपीए के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक छोटा सा बदलाव हुआ था, और अमेंडमेंट के साथ इसमें क्या हुआ, एक टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को देख रहा है। नाउ 2004 में इसमें टेररिस्ट एक्ट भी ऐड किया गया, और उसी के साथ जब इसको ऐड किया गया तो लगभग 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन भी किया गया जो कि टेररिज्म से रिलेटेड थी। फिर उसके बाद 2004 में आप देख पाओगे लगातार ऐसे यहाँ पर हमने टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से एक और जो है अमेंडमेंट किया गया। अगस्त में एक और अमेंडमेंट हुआ 2019 के अंदर, और यहाँ पर अब की बार हमने अमेंडमेंट ये कर दिया कि यूएपीए एक्ट के अंडर में किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है, उसको टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। तो ये चीज़ें भी इसके अंडर में आ गई हैं। नाउ ये जो एक्ट है, इसके पास, इस एक्ट के थ्रू जो पावर्स है वो किसके पास आती हैं, जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उसको यहाँ पे पावर देता है एक्ट, ताकि वो लोग क्या कर सकें, मतलब कोई भी है तो उसका प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर सकें, सीज कर सकें, जिसके खिलाफ भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें चार्ज करी गई हैं। देन उसके बाद ये जो एक्ट है ये और भी बहुत सारी पावर्स देता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स वगैरह को, यहाँ पे और भी बहुत सारी पावर्स मिल जाती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम के लिए है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जीएस पेपर 2 से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम विद टेररिज्म, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एनआईए है इसको बनाया गया था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। अब आप कहोगे कि यहाँ पर एनआईए और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनआईए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की छठा एडिशन देखोगे तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 62 देखना, वो पूरा चैप्टर का नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उस चैप्टर के अंदर इस पूरे एनआईए के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस एनआईए को लेकर। अब यहाँ पे एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है और यहाँ पे ऑफेंसेस वगैरह को प्रोसिक्यूट करती है। अब क्या है यहाँ पर देखो, जो भी मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों के खिलाफ जो है स्टेप्स लेता है एनआईए, जैसे कि सोवेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, इन सब के रिलेशंस में यहाँ पर ये काम करता है। अभी इसकी जो पावर्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है, कैसे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो कि इन चीज़ों को अफेक्ट करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर ये एनआईए स्टेप लेता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद स्मगलिंग वगैरह, जैसे कि करेंसी को लेकर स्मगलिंग वगैरह होती है तो उसको भी यहाँ पर ये टैकल करता है एनआईए। देन उसके बाद काफ़ी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स, कॉन्वेंशंस, उसको भी इंप्लीमेंट करने का काम करता है एनआईए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एनआईए का, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो टेरर होता है, आतंकवाद होता है, उससे लड़ने के लिए यहाँ पर ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्क करता है और ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो कि यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए लॉ वगैरह भी इंप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। एनआईए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। देन उसके बाद यहाँ पर एनआईए की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि टेररिस्ट इंसिडेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे भारत में और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ बन गए थे और उसी की वजह से यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि हाँ एनआईए को लाना है। बहुत सारे केसेस देख रहे थे, आर्म्स की स्मगलिंग हो रही थी, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी सर्कुलेट हो रहा था और भी बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। तो उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया गया था। देन उसके बाद आपको मालूम होगा 2008 के अंदर लगभग बहुत सारे मुंबई टेरर अटैक्स हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एनआईए को बनाया। अब यहाँ पे एनआईए के रिगार्डिंग और भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है इन केसेस के रिगार्डिंग। ये आप कह सकते हो कि जो ये एजेंसी वगैरह है वो इंडिपेंडेंटली करती हैं। जो केसेस हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हो असाइन करे जाते हैं एनआईए को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आप कह सकते हो सरकार जो है यहाँ पर एनआईए के पास पहुँच जाती तरीके से यहाँ पे एनआईए को हाथ में जो केसेस वगैरह सौंप दिए जाते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि बहुत सारे एक्यूज लोग होते हैं जो कि अंडर द यूएपी एक्ट के अंडर में आते हैं। यूएपी एक्ट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था। तो इस टाइप के केसेस को भी यहाँ पर एनआईए पूरी तरह से हैंडल करता हुआ नज़र आता है। और आपको मालूम होगा क्योंकि यूएपीए के अंडर में ही ज़्यादातर जो पावर्स वगैरह हैं वो एनआईए को ही दे रखी है, एनआईए के ऑफिसर्स को दे रखी है। अब ये लोग पावर इनके पास है ताकि ये लोग जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स वगैरह हैं उनको भी डील कर सकें। हाल ही में एनआईए के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ था, कुछ बदलाव हुआ था। एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा,
ठीक है। अब यहाँ पर इस बिल ने अलाउ ये किया था कुछ एडिशनल ऑफेंसेस, यानी कि टेररिज्म वगैरह से काउंटर तो करेगा ही एनआईए, साथ ही साथ अब कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट्स, या फिर जो मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, यानी कि ऐसे आर्म्स, ऐसे यहाँ पर वेपन्स जिसको बैन कर रखा है लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वो सब रोकता है। साइबर टेररिज्म हो गया, या फिर जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 है, इसके अंडर में अगर कोई ऑफेंसेस होता है तो उसको भी हैंडल करता है एनआईए। ज्यूरिसडिक्शन की बारे में बात करें तो यहाँ पर एनआईए के ऑफिसर्स के पास वही सेम पावर्स होती हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर्स के पास भी देखने को मिलती है, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं एनआईए के, इनके पास पावर होती है कि इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है। जो भी यहाँ पे ऑफेंस हुए हैं, इंडिया के बाहर अगर ऑफेंस हुए हैं तो उनको भी यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करता है एनआईए को, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्शन दी जाती है एनआईए को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ इस केसेस के रिगार्डिंग एनआईए को यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। स्पेशल कोर्ट आपको देखने को मिलेगी न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, जहाँ पर ये ज्यूरिसडिक्शन वगैरह देखने को मिलता है। जो केसेस वगैरह हैं वो एनआईए के स्पेशल कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं। स्पेशल कोर्ट के अंदर एक जज वगैरह होता है जिसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके रिकमेंडेशन पर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रिप्रेजेंटेशन पर, ठीक है, रिकमेंडेशन पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं एनआईए के रिगार्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दर उसके बाद यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल हैं, लेकिन वो हमारे काम के हैं नहीं क्योंकि हमें एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो लद्दाख पर पहुँच चुके हैं ताकि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जा सके, वहाँ पर सिचुएशन देखने के लिए, खासकर इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर लद्दाख वाले सिचुएशन को देखने ये पहुँच चुके हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है। देन उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे, इसमें यह बोला गया भूटान के अंदर आज के टाइम पर कोविड तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर केसेस सबसे ज़्यादा कम है और इनफैक्ट कोविड की वजह से एक ही व्यक्ति की डेथ हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर वापस से केसेस इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट भी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो उसके रिगार्डिंग आज के टाइम पर भूटान को चाहिए हेल्प और भूटान हेल्प मांग भी रहा है। इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनकी आप पिक्चर देख रहे हो सामने, इन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प भी मांगी है कंट्रीज। इंडिया आज के टाइम पर हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अपनी कंट्री के अंदर खुद कोविड के केसेस से लड़ रहा है, खुद जो है काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं, उन चीज़ों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल है, फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, ये है कि हमारी सरकार ने बोल दिया है कि जो पैंडेमिक है, एक तरीके से जो भी कोविड-19 इन्फेक्शन है वो स्पेकुलेटिव है, वापस से किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है, डिपेंड करती है उस सिटीज़न के बिहेवियर के ऊपर और उस वायरस के ऊपर। यहाँ पर ये डिपेंडेंसी है कि किस तरीके से यहाँ पर रिसर्जेंस हो सकता है पैंडेमिक का, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो आप कह सकते हो, उसी के साथ ये भी बोला गया अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन वगैरह है नहीं है, जैसे कि 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह दी नहीं गई है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि 18 की जो एज है उससे कम वाले बच्चों को ये आप कह सकते हो कि बहुत कम ही से अफेक्ट कर रहा है कोविड-19। इसके बारे में भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक आइडिया रख सकते हो आप। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको आप लोग पढ़ना भी है, अपने सिलेबस से भी रिलेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा आर्टिकल देख पाओगे जिसमें डिस्कशन किया गया है एनएचआरसी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मांग करी एक रिपोर्ट की ऑन प्रेगनेंसी अमंग द माइनर्स। तो जो ये माइनर्स हैं, खासकर माइनर्स जो गर्ल्स हैं, ठीक है, इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है माइनर्स गर्ल का, कहाँ पर? ओडिशा के अंदर, ठीक है, और ख़ासकर ये स्कूल की गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और उसी के रिगार्डिंग जो ये हमारे एक ह्यूमन राइट लॉयर हैं राधाकांता त्रिपाठी, इन्होंने ये मुद्दा उठाया है और यहाँ पर इसके खिलाफ स्टेप्स लेने को बोला है। अब जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला है और साथ ही साथ यहाँ पे इसने रिपोर्ट मांगी है डीजीपी से, ओडिशा के डीजीपी से कि इस कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या मतलब सिचुएशन है वो यहाँ पर देखेगा एनएचआरसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिलहाल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए आ जाता है एनएचआरसी। अगेन ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा, ये छोटी छोटी बॉडीज़ ये हमेशा ही न्यूज़ में रहती हैं, ये आपको पढ़ना भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे और क्यों इंपॉर्टेंट है एनएचआरसी, आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी जब खोलोगे 6th एडिशन वाली बुक, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 55 है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के अंदर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा स्टैट्यूटरी बॉडी, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 55 भी आपका लक्ष्मीकांत के अंदर ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से डील करता है।
अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो एनएचआरसी ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। अब एक प्रोविजंस के अंडर में, यानी कि एक एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसी के अंडर में इसको लाया गया। देन उसके बाद इसके अंदर बदलाव करे गए, अमेंडमेंट किया गया 2006 के अंदर। और एनएचआरसी ने अभी 2018 में अपनी सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया है, मतलब कि इसको 25 साल हो चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये ह्यूमन राइट्स को लेकर वर्क करता है, तो आपको ध्यान देना है, मतलब कि जो भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होता है तो उसके प्रति ये स्टेप्स उठाता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है राइट्स क्या क्या होगा, जैसे कि आपके राइट्स रिलेटेड टू लाइफ हो गया, राइट्स रिलेटेड टू लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई। ह्यूमन राइट्स आप कह सकते हो कि डिफाइन करे गए हैं एज पर द यूएन डेफिनेशन, ऐसे राइट्स जो कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के रिगार्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रेस को लेकर, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और बहुत सारे स्टेटस के रिगार्डिंग राइट्स वगैरह दिए गए हैं। तो इनका एक तरीके से वॉयलेशन ना हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्क करता है। ह्यूमन राइट्स के अंदर आपका इंक्लूड हो जाता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी का मतलब यह है कि जो गुलामी कर रहे हैं उससे एकदम छूट मिल जाए। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, और भी बहुत सारे राइट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एनएचआरसी वर्क करता हुआ आता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भेदभाव ना हो इन सब राइट्स के प्रति, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। इस कमीशन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर आपको एक चेयरमैन देखने को मिलेगा, 7 और मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। और इन 7 मेंबर्स में से 3 जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी के, उसको एक तरीके से चेयरमैन को तो अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट, और जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी के उसको अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा, और जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नाउ जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं एनएचआरसी के, इनको अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 70 ईयर्स। इनको रिमूव किया जा सकता है अगर यहाँ पे साबित हो जाए कि हाँ ये मिसबिहेव कर रहे हैं, साथ ही साथ या फिर ये इनकैपेबल हैं, यानी इनके अंदर सक्षमता नहीं है वर्क करने के प्रति, अपनी ड्यूटी डिजर्व करने के प्रति, तो फिर उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, रिमूव कैसे यहाँ पर होंगे, तो इफ़ प्रूव बाय एन इंक्वायरी कंडक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर इंक्वायरी हो वगैरह होगी, और यहाँ पे इंक्वायरी के बाद अगर ये चीज़ें पता चलती हैं तो फिर इनको रिमूव भी किया जा सकता है। इस कमीशन के आपको 5 डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लॉ डिवीजन, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, पॉलिसी रिसर्च एंड प्रोग्राम डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसके ये 5 डिविजन्स देखने को मिल जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। डेल्टा वेरिएंट केसेस जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं भूटान के अंदर, और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भूटान के लिए, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही साथ भूटान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ल्योनपो डेचन वांगमो, इन्होंने यहाँ पे हेल्प भी मांगी है कि कोई भी कंट्री जो है इनकी हेल्प कर दे, और हेल्प कर भी रही थी इंडिया ने काफ़ी हद तक हेल्प करी है, बहुत सारी वैक्सीन्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि आज के टाइम पर इंडिया इतनी हेल्प प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम लोग उनको टैकल कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर एक कोवैक्स अलायंस है। ठीक है, इसके अंदर जो ये कोवैक्स इनिशिएटिव है, इसके अंदर क्या काम है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। इसके अंदर काम ये है कि जो भी रिचर सेक्शन की कंट्रीज़ है वो पुअर सेक्शन की कंट्रीज़ की मदद कर रही हैं, उनको जो है वैक्सीन वगैरह दे रही हैं। ठीक है, तो इसी के अंडर में जो है भूटान को भी काफ़ी सारी वैक्सीन्स मिलनी है, और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। लेकिन अब एग्जाम के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डेल्टा वेरिएंट। ये क्या, कौन सा वेरिएंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अभी मैंने जितने नोट्स डिस्कस करे हैं नीचे, जैसा कि एनआईए हमने डिस्कस किया, और भी यूएपीए डिस्कस किया, हमने एनएचआरसी को डिस्कस किया। अब जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, बहुत सारे लोगों के पीडीएफ में वो नोट्स ओपन नहीं होते हैं। अब जिनके पीडीएफ में वो नोट्स ओपन नहीं होते हैं, उन्हें क्या करना है, वो टेलीग्राम पर जाकर एक और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके आपको एक चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको वो नोट्स मिल जाते हैं, जो भी मैंने सेंड करे हैं वहाँ पर वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में। तो टेलीग्राम पे फ़ायदा ये है कि जो पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करता हूँ, आपको पिक्चर्स भी यहाँ पर ये सारी मिल जाती हैं, तो इसको सभी लोग ज्वाइन कर लेना, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे पिक्चर है, इसको हम लोग PDF में तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको मिल जाती हैं।
अब अगर हम बात करें तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो उसके बारे में आपको ध्यान देना है। ये इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था और इसका जो नाम है डेल्टा वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये नाम दिया था। इसका जो साइंटिफिक एक तरीके से जो इसका पहले ये बोला जाता था B.1.617.2 करके इसको ये वेरिएंट बोला जाता था, जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया। अब जो है इसको डेल्टा वेरिएंट बोला जाता है। उसी के साथ यूके के अंदर एक वेरिएंट देखने को मिला था जिसको अल्फा वेरिएंट बोला जाता है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो देखने को मिला था उसको बीटा वेरिएंट देखने को बोला जाता है। उसके बाद जितने भी ये वेरिएंट्स हैं इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। मतलब है ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी खतरनाक है, इनसे चिंता वाली बात हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट ने ये बोला है डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक टिल जुलाई 5। अब यहाँ पर मतलब क्या है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसने ऑर्डर दिया है ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। आई होप आप समझ गए होंगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहाँ पे बोला है कि आप लोगों को कोई भी बलपूर्वक एक्शन नहीं लेना है। एक न्यूज़ पोर्टल है न्यूज़ क्लिक करके, इसके एडिटर हैं प्रबीर पुरकयास था, यहाँ पे कुछ नाम ऐसा है, तो प्रबीर साहब हैं इनके एडिटर हैं। अब इनके खिलाफ यहाँ पे केसेस दर्ज करे गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो ब्लैक मनी है, काले धन है, काफ़ी ज़्यादा है और काले धन को जो है वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है और वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया है। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये चार्ज करे गए हैं। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला है कि अभी के लिए कोई एक्शन ना लिया जाए। खैर 5 जुलाई तक यहाँ पर कोई एक्शन ना लिया जाए। और इनके खिलाफ ये जो केसेस हैं काफ़ी लंबे समय से चलते हुए नज़र आ रहा है, काफ़ी महीने हो चुके हैं इन केसेस को रन करते हुए। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए हो जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। चीज़ें रोज़ आ रही हैं, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये आपका जो स्टैटिक पार्ट है, जब आप बुक वगैरह पढ़ोगे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको अगेन पॉलिटी की बुक में पढ़ने को मिलेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी, आप फटाफट पढ़ते रहोगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको वहाँ पर इंडियन इकॉनमी भी पढ़ने को देखने को मिलेगा उसमें बुक में। तो छोटी छोटी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका वो चीज़ें भी कवर होती हुई चली जाएंगी। नाउ अब यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है आपका जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 2 में आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ करके। पढ़ना क्या है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और कंपोजिशन पढ़ना है। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है कि क्या करंट अफेयर चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है क्या चल रहा है। अब जो है यहाँ पर हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे। अब जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये खासकर काम करता है 2 लॉज को लेकर, 2 कानून को इंप्लीमेंट करता है अच्छे से। वो है, एक है फेमा और दूसरा है PMLA। ये दोनों ही एक्ट हैं। फेमा का ध्यान रखना, नाम इसका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको यहाँ पर ये संभालता हुआ नजर आता है। दर उसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। इसी वजह से इसको PMLA बोला गया, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आता है। आपको ध्यान रखना है, आगे भी इन दोनों लॉज का डिस्कशन किया गया है। इसका इतिहास देखते हैं तो इस डायरेक्टरेट को बनाया गया था 1 मई 1956 के अंदर। इसको पहले एनफोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, लेकिन 1957 में इस यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में हुआ करता था, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में। अब आज के टाइम पर कौन इसको हैंडल करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही इसको हैंडल करता है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि पावर्स क्या क्या हैं, तो देखो ये जो डायरेक्टरेट है इसके पास पावर ये है कि 2 लॉ को ये लागू कर सकता है। वो 2 लॉ कौन कौन से हैं मैंने भी आपको बताया, एक है फेमा और दूसरा है PMLA। ठीक है, फेमा का फुल फॉर्म मैंने भी आपको ऊपर बताया था और PMLA का भी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है उससे भी टैकल करने का यहाँ पे काम करता है PLA। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, तो बहुत सारे ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस और भी बहुत सारे ऑफिसर्स इस ईडी के अंदर रिक्रूट किए जाते हैं। कुछ और फंक्शंस यहाँ पर देखो, ईडी जो है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को भी टैकल करता है। मतलब कि ऐसे लोग जो कि कंट्री के अंदर काफ़ी भारी भारी लोन ले लेते हैं देन उसके बाद भाग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या, नीरव मोदी और जो आज के टाइम पर न्यूज़ में है मेहुल चौकसी, इन सभी लोगों के खिलाफ भी यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो गया या फिर स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उस स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर ये रोकता है और वो रोकता है इस एक्ट के माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं COFEPOSA, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। ये भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनका एक स्पेशल कोर्ट है, जो भी केस वगैरह होता है तो वो PMLA कोर्ट वगैरह के अंदर चला जाता है। ये इसके बारे में चर्चा है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और छोटा सा आर्टिकल है बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, पिछले कुछ दिनों भी न्यूज़ के अंदर था। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है मैंडेटरी जो इंस्टॉलेशन है एयरबैग्स, यानी जो कार होते हैं कार के अंदर एयरबैग्स को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अब जो ये एयरबैग्स का इंस्टॉलेशन है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब ज़रूरी तो है, यहाँ पे एयरबैग्स हर कार में होंगी, लेकिन अभी यहाँ पर ये कानून बहुत पहले लाया गया था, कानून कह रहा हूँ मैं, ये जो रूल्स हैं ये बहुत पहले लाए गए थे, एक लगभग महीना भर हो चुका है, शायद ये अप्रैल मई के टाइम पर लाए गए थे, हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कोविड की सिचुएशन आज के टाइम पर सुधर रही नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बोला गया है कि आने वाले टाइम पे आप लोग जो है जो फ्रंट सीट्स होती हैं वहाँ पे एयरबैग्स वगैरह लगाओगे। जो एग्जिस्टिंग कार मॉडल्स हैं आज के टाइम पर, जितने भी कार मॉडल्स हैं, अब वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगे, जो भी कार मॉडल्स वगैरह बनेंगे, अब उनके अंदर वो एयरबैग्स रहेंगे। एयरबैग्स मैंडेटरी बना दिए गए हैं, वो यहाँ पे कंपलसरी। एयरबैग का क्या फ़ायदा है आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर ये आप कह सकते हो इंस्टॉल करे जाएंगे दिसंबर 2021 तक, ठीक है। अभी यहाँ पर फिलहाल ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि अभी क्या था कि इसको मार्च अप्रैल से इंप्लीमेंट करा जा रहा था कि अब यहाँ पर एयरबैग्स इंस्टॉल किए जाएंगे, लेकिन इसको 4 महीने बढ़ा दिया गया है कोविड की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है, एयरबैग्स आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 3 के अंदर एक टॉपिक देखने को मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ये न्यूज़ में था अभी कुछ टाइम पहले, क्यों, क्योंकि एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बोला यह गया था कि जो भी कार हैं वहाँ पर फ्रंट सीट जो व्हीकल है, जो फ्रंट सीट होता है व्हीकल का, वहाँ पर आपको एयरबैग्स मैंडेटरी हैं लगाने हैं। और ऐसा स्टेटमेंट दिया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। अब कुछ की टेकअवेज क्या हैं, जो व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और या फिर व्हीकल मैन्युफैक्चर हुए हैं या फिर हो रहे हैं किसके बाद, 1 अप्रैल 2021 के बाद, ठीक है। उसके अंदर ये जो नए मॉडल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, नए मॉडल्स मैन्युफैक्चर होंगे, उसके अंदर एयरबैग्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, ठीक है, अगस्त 31 2021 तक के, उनके अंदर भी यहाँ पर एयरबैग्स को फिट किया जाएगा, ऐसा बोला था। फिलहाल अब इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है, 4 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है एग्जिस्टिंग मॉडल्स के लिए। और एग्जिस्टिंग मॉडल्स यहाँ पर आप कह सकते हो 4 महीने बढ़ा दिया गया है, तो इस वजह से इसकी जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 31 रखी गई है। अब आपको वहाँ पर तब तक इसको फिट करना है। देन अब क्या क्या है, ये सारे सेफ्टी मेजर्स आप कह सकते हो कि दिए गए थे, एक सजेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के बेसिस पर इस खेल को आगे बढ़ाया गया है। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि जो ये एयरबैग है, एयरबैग होता क्या है, एक पॉप अप प्रोटेक्टिव कुशन होता है, ठीक है। कुशन यानी कि गद्दा सा टाइप का, जैसा पिलो होता है ना, उस टाइप का यहाँ पे कुशन होता है। पैसेंजर और कार का जो स्टीयरिंग होता है, कार के आगे आप कह सकते हो स्टीयरिंग वगैरह कुछ हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके बीच में एयरबैग्स को फिट किया जाता है, ठीक है। क्या होते हैं एयरबैग्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर में भी, तब अच्छे से क्लियर कर पाओगे। उसी के साथ यहाँ पर ये जो एयरबैग्स है इसकी वजह से क्या होता है, फ्रंटल क्रैश नहीं होता है। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ तो इससे जो है यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यक्ति है उसको ज़्यादा चोट नहीं आएगी, उसके चेस्ट में चोट नहीं आएगी, उसके हेड में चोट नहीं आएगी, ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ यहाँ पर ये भी बोला गया, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया इंडिया में लगभग 10% जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, आप कह सकते हो दुनिया भर में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका 10% इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ जो ऑटोमोबाइल है उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, ये सब भी हम लोग लाने वाले हैं और बहुत सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट में रिमाइंडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी लेकर आई जा रही हैं। फिलहाल एयरबैग्स के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एयरबैग्स का, यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एयरबैग्स होते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठेगा, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठेगा, तो अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो वो इस एयरबैग्स पर जाकर वो लोग टकरा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी जो है जो इंजरी वगैरह है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर ड्रोन्स के बारे में अगेन डिस्कशन किया गया है, तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ड्रोन के बारे में मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, यह अटैक देखने को मिला है और जो ये ड्रोन है आज के टाइम पर एक फेवर टूल बताया जा रहा है। और एक तरीके से यहाँ पे जो अटैक हुआ है, अब ये पहले ड्रोन काफ़ी पहले इस्तेमाल करे जा रहे थे, ड्रग्स को स्मगल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया इसको वैक्सीन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए। लेकिन इस ड्रोन से यहाँ पर एक खतरा भी पैदा हुआ है, वो कि जो कि हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 10 पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर बेकार हैं, आपको नहीं पढ़ने, आपके एग्जाम के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट देखने को मिला है। अभी डेल्टा प्लस क्या है वो मैंने भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। देन आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल बात करता है ओहियो रैली के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 2024 के प्लान्स के बारे में हिंट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बार बार क्लेम किया है कि ये जो इलेक्शन हुए थे अभी, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन बन चुके हैं, तो वो उस इलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है,
बाइडन के द्वारा फ्रॉड किया गया है, ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में डिस्कशन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा, वो आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बात करी है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, उसी के साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं येर लैपेड, जो कि अभी नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, आपको मालूम होगा, और नए पीएम भी इजराइल के आ चुके हैं, नफ्ताली बेनेट साहब। अब जो है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और लैपेड के बीच में ये मीटिंग होने वाली है, मीट होगी रोम के अंदर, और यहाँ पर यूएस और इजराइल के जो रिलेशंस है उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ के ऊपर और फोकस किया जाएगा, वो है इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपको मालूम होगा पिछले कुछ टाइम से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, खासकर हमास और इजराइल के बीच में। तो उसके प्रति क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा इस मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग होने वाली है रोम में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट्स इन लेबनन। जो लेबनन कंट्री आपको देखनी है मैप में, आज जाकर लेबनन को मैप में देखना। अगेन दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए ये भी है, जो माइक्रोनेशिया के बाद लेबनन को भी मैप में आपको देखना है, ठीक है। लेबनन में काफ़ी सारे दंगे हो रहे हैं इकॉनमी को लेकर। अब यहाँ पर इकॉनमी को लेकर क्यों दंगे हो रहे हैं, क्योंकि आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, ये जो क्राइसिस है यहाँ पर, ये 20 महीने से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पे पैसा वगैरह आपको देखने को मिलेगा नहीं। लगभग 150 साल पहले ऐसा कोई क्राइसिस आया था, देन उसके बाद अगेन ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। उसी की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, और लेबनान के अंदर दंगे हो रहे हैं आज के टाइम पर। अब यहाँ पर देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्राइसिस के पीछे का रीज़न एक ये भी दिया जाता है, जो भी वहाँ के लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग एक तरीके से मिसमैनेज कर रहे हैं, एक तरीके करप्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और इस करप्शन की वजह से ये कंट्री बर्बाद हुई है। और लेबनान में आज के टाइम पर ये पूरी की पूरी कंट्री सफ़र कर रही है बहुत बुरी तरीके से। बहुत सारे शॉर्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए, फ्यूल, मेडिसिन, मेडिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी इन सब चीज़ों की। ऑब्वियस सी बात है, पैसा नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे एक छोटा सा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन किया गया है, न्यूक्लियर साइट इमेजेस वॉन्ट बी शेयर्ड विद IAEA। ईरान ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। ईरान ने यहाँ पर ये बोला है कि अपनी जो न्यूक्लियर साइट है, जहाँ पर आप कह सकते हो न्यूक्लियर को लेकर काम चलता रहता है ईरान के अंदर, ठीक है, यूरेनियम वगैरह का एनरिचमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसकी इमेजेस वगैरह, यहाँ पर जो भी पिक्चर्स होती हैं, वो अब नहीं दी जाएंगी, अब नहीं शेयर करी जाएंगी। किसके थ्रू इंटरनेशनल IAEA को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ इन पिक्चर्स को शेयर नहीं किया जाएगा। और जो ये IAEA है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से इसको वॉचडॉग बोला जाता है, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम तो नहीं चल रहा है, उनको रोकने का यहाँ पे काम करता है IAEA, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईरान के द्वारा कहना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिंपल सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेशनल जो यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर इसके बारे में कैसे पढ़े, तो यहाँ पे मैंने नोट्स पिन करना तो मैं भूल गया हूँ, पता नहीं कैसे भूल गया। चलो मैं अभी PDF दूंगा तो इसके अंदर ये IAEA के नोट्स पिन कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने इसके बारे में बता रखा है, तो यहाँ से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और GS पेपर 2 में अपने सिलेबस से आप लोग देख पाओगे इतने सारे टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकते हो। साथ ही साथ GS पेपर 3 में आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करके, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं IAEA के बारे में। तो दुनिया भर में इसको जाना जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति बनाने के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस एक तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर, ये कॉपरेशन के लिए काम करता है न्यूक्लियर फील्ड में, खासकर जो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर यहाँ पे मामले देखने को मिलते हैं, उसमें शांति बनाने के काम ये IAEA करता है। IAEA को बनाया गया था 1957 में, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों बनाया गया था, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लोग जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर सकती थी, लेकिन अब ये IAEA को इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रख सके और कंट्रोल करे चीज़ों को। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया वीनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया में एक जगह है वीना। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मामले में यहाँ पर एक पीसफुल यूज़ हो, एक शांतिपूर्वक इस्तेमाल किया जा सके, पूरे सिक्योर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसका कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। आपको मालूम होगा क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन काम ऑब्जेक्टिव यही है। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इसने दुनिया भर में शांति को मेंटेन करने का काम किया है। फंक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक तरीके से ये काम करता है दुनिया भर में शांति मेंटेन करने का। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
की रिपोर्ट्स वगैरह देती है एनुअली किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ठीक है, जब भी कोई ज़रूरत होगी तो ये जो IAEA है ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि अगर मान लो कोई भी यहाँ पे कंट्री वगैरह है जो भी रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रही है, या फिर ये जो न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह हो गया इसका एनरिचमेंट कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये IAEA स्टेप्स उठाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नाउ आज मंडे है, मंडे में बिजनेस सेक्शन आता नहीं है, तो फिर यहाँ पर आज कुछ आर्टिकल नहीं है। अब चलते हैं आप लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसके अंदर बात करी गई है अनदर शेड ऑफ ग्रे, यानी कि पाकिस्तान को आपको मालूम होगा वापस से FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। इस आर्टिकल को हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था, तो यहाँ पर उसी वजह से इसको नाम दिया गया है अनदर शेड ऑफ ग्रे। तो यहाँ पर ग्रे लिस्ट में वापस आ चुका है और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अपने मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया है इंडिया को ये बोला है कि इंडिया की वजह से हम लोग जो है इसके अंदर आए हैं, इस लिस्ट के अंदर वापस से ग्रे लिस्ट में आए हैं। पाकिस्तान चाह ये रहा था कि अभी जो ये FATF की मीटिंग चल रही थी इसके अंदर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसको वापस से ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। बोला ये गया, इसने इंडिया को ब्लेम क्यों किया, क्योंकि इंडिया जो है बार बार टारगेट करता रहता है पाकिस्तान को टेररिज्म को लेकर। ठीक है, तो उसी की वजह से ये ग्रे लिस्ट के अंदर रह गया ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे FATF के बारे में। अब जो ये आर्टिकल FATF या आपका GS पेपर 3 GS पेपर 2 से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, और आप कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे GS पेपर 2 GS पेपर 3 के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे अपने UPSC सिलेबस में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म इन हिंटरलैंड, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, FATF क्या है? FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। एक G7 समिट चल रही थी पेरिस में, उस समय पर इसको बनाया गया। FATF यहाँ पर काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, और साथ ही साथ जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है पैसे देकर, ठीक है, उन चीज़ों को रोकने का काम करता है। साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है मैंने आपको बताया, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इन चीज़ों को रोकने का काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा वही चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति कुछ मेजर्स को लाना, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हो थ्रेट्स होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेप्स उठाता है। उसके रिगार्डिंग भी आप कह सकते हो कि लीगल रेगुलेटरी जो भी रूल्स वगैरह जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो लागू करने होते हैं वो यहाँ पर ये वर्क करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि पेरिस में है। मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो FATF के पास आज के टाइम पर 39 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये भी आपको यहाँ पे इसका पार्ट देखने को मिलेंगे। इंडिया भी एक FATF का मेंबर है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो FATF है वो अपनी 2 लिस्ट बनाकर चलता है, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जिसके अंदर अभी पाकिस्तान को डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रे लिस्ट के अंदर उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो कि टेरर फंडिंग वगैरह करती हैं, ठीक है, आतंकवाद को पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ पर होता है। उसी के साथ में जो ब्लैक लिस्ट होती है, एक चीज़ और बता दूं, जो ये ग्रे लिस्ट है इसको वार्निंग लिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसके प्रति वार्निंग दी जाती है कि अगर कंट्री नहीं सुधरी तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट आज के टाइम पर काफ़ी खतरनाक आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लैक लिस्ट के अंदर जो भी कंट्रीज आती है सारा फाइनेंस वगैरह कट कर दिया जाता है, उस कंट्री को कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया जाता, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती है। तो ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर आप देख पाओगे 2 ये लिस्ट मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको ये ध्यान देना है, ब्लैक लिस्ट में आज के टाइम पर आपको 2 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है ईरान। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। अब हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कोई नया नहीं है, बहुत पहले से आपको ये ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर शेयर किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 2008 में इसको पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था। देन उसके बाद 2009 में, देन 2012, 13, 14, 15, 18, 19, फिर उसके बाद यहाँ पर 20, 21 सभी जगह यहाँ पर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसी की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा घाटा भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, वही उसके ऊपर बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ओवर पॉइंट हैं जो कि आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो इसको आप लोग पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिलिमिटेशन वगैरह है, वो काफ़ी बार मैंने डिस्कस कर लिया है।
अभी आर्टिकल आने वाले टाइम पे आपको और बहुत सारे देखने को मिलेंगे, हम इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करता है LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो आपको बहुत सारे जुडिशियल वर्डिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से LGBT कम्युनिटी को, ठीक है, जो कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर कम्युनिटी होती है, इनको सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर बहुत सारे भेदभाव ये लोग झेलते हुए आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इस पे एक के रिगार्डिंग एक आंसर तैयार कर सकते हो जो कि आपके मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो इंडिया के अंदर जो क्वीर कम्युनिटी है, ये जो LGBTIQ है, इसको हम लोग पूरे यहाँ पर बोलते हैं LGBTQ, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। एक माइनॉरिटी के कैटेगरी के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था। यहाँ पे आप कह सकते हो इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तैयार किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं ये जो माइनॉरिटी सेक्शन है, इसके खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह देखने को मिल जाता है भारत के अंदर। और उसी के साथ यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूम है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो एक तरीके से एक स्पेस ऐसा बन चुका है जहाँ पर इंडिविजुअल और स्टेट है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस माइनॉरिटी सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी सेक्शन ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। अगर हम लोग बात करें जो कम्युनिटी है, इसको थोड़ा बहुत लाभ हुआ है, तो वो लाभ दिया है सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही थोड़ा बहुत सपोर्ट किया गया है। अदरवाइज लेजिस्लेचर ने इस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी कुछ फेवर में किया है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और ये जो क्वीर कम्युनिटी है, इनके फेवर में बहुत कुछ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम होगा, एक केस हुआ था नवजोत सिंह जौहर वर्सेस एंड ओरस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके 2018 में केस हुआ, जिसके बाद सेक्शन 377 के बारे में आपको मालूम होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। सेक्शन 377 जो इंडियन पिनल कोड का है, उसको एक तरीके से डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्योंकि उसमें पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी थी जैसे कि होमोसेक्सुअल वगैरह हो गया, उसके ऊपर क्रिमिनलाइज कर रखा था उन चीज़ों को। ठीक है, जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर है उनको क्रिमिनलाइज कर रखा था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फेवर करते हुए उसको डीक्रिमिनलाइज किया। उसके साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी सपोर्ट में आया। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया और बोला कि जो आर्टिकल 14 है हमारे संविधान का, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है, सभी लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कंट्री के अंदर एक होमोसेक्सुअल को अलग ही क्लासिफिकेशन दिया जाता है, उसको अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है, तो ये इक्वालिटी के खिलाफ चला जाता है। तो ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। उसी के साथ और भी बहुत सारे केसेस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस LGBT को सपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मैटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड। यहाँ पर कोई भी LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता है, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला नोट्स ज़रूर देख लेना, ठीक है, जो यहाँ पर है। इसके आगे यहाँ पर कुछ आप चीज़ें ये ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ये वाली हैं। LGBTIQ आपका GS पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। LGBTIQ का फुल फॉर्म क्या है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, आपको ये कम्युनिटी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग जैसे ही हमने 377 के एक तरीके से इसको रिमूव किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिमूव किया गया। अभी मैंने आपको बताया 2018 में ये केस हुआ था, इसके रिगार्डिंग जो है इसको रिमूव किया गया है। और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है इस LGBTIQ कम्युनिटी के लिए। हमने एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। लेकिन आज के टाइम पर भी इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, LGBTIQ कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आज के टाइम पर इंडिया में। तो पहला प्रॉब्लम यह है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। जहाँ पर भी वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। जैसे यहाँ पे वो लोग सफ़र कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जहाँ पर भी वो लोग वर्क कर रहे हैं। उसके बाद उनके प्रति इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सभी लोगों के पर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या करते हैं, हम लोग अलग डाल देते हैं। ठीक है, अलग इनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से इन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनके साथ एक इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे देखने को मिलते हैं। देखो हेल्थ इश्यूज़ इनको होते भी हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या है, हेल्थ सिस्टम भी इनको ट्रीट करने से मना कर देता है। एक तरीके से इनको पुअर आप कह सकते हो हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, इनको अपनी कोई बीमारी वगैरह जो ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से मिल रही हैं, वो भी आप देख पाओगे। उसी की वजह से जब ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब उसको पूरी सोसाइटी इग्नोर कर रही है, पूरी सोसाइटी जो है डिस्क्रिमिनेट कर रही है, पूरी सोसाइटी उसके ऊपर उंगली उठा रही है,
तो वो यहाँ पर अकेला रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। उसके बाद वो ड्रग के उसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर उनके अंदर लो सेल्फ स्टीम डेवलप होने लगता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस वगैरह की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ड्रग से वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल से, टोबैको से रिलेटेड यहाँ पर एडिक्शन हो जाता है। देन उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें तो हमने देखा इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर हम दुनिया भर में सिनेरियो देखें LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर, तो आयरलैंड इस चीज़ को सपोर्ट करता है। आयरलैंड ने अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज भी किया है, ठीक है। उसी की तरह USA ने भी यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट किया, और नेपाल भी यहाँ पर लीगलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को। लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पर सिचुएशन अभी भी सही नहीं है। अगर जैसे हमने आर्टिकल 377 को हटाया, उसके बाद भी आपको चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट होती हुई नहीं नजर आएंगी। ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है, जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है हमारे संविधान का, ये बोलता है कि किसी व्यक्ति के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर या रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स वायलेट होते हुए भी नज़र आते हैं। तो मई 1996 की बात करें तो साउथ अफ्रीका ऐसी पहली कंट्री बन चुका था हमारे दुनिया में जिसने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट कर दिया था, यानी कि जो भी होमोसेक्सुअलिटी है उसके प्रति यहाँ पर जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से बैन किया। सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 आपको देखने को मिलेगा हमारे संविधान का। ये बोलता है कि देखो, हमारे संविधान का नहीं है, यहाँ पर इनके संविधान का है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि देखो, आप कह सकते हो कि भेदभाव नहीं होना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर किसी भी अगेंस्ट रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक, सोशल ओरिजिन, कलर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, ये सारी चीज़ों के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर जो ये साउथ अफ्रीका है वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के साथ में ऑथर ने यहाँ पे बोला है, चलो गांधी जी के नेशन को भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें लर्न करनी चाहिए मैंडेला साहब के नेशन से, ठीक है। उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम है उसने भी एक ऐसा एलन ट्यूरिंग लॉ पास किया था 2017 में, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी लोगों को इतिहास में ऐसा किया गया है, उनके साथ यहाँ पे जो बिहेव हुआ है, तो उनसे यहाँ पे माफ़ी वगैरह मानी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है वो आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। ओके, ना आज का लास्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आप देख पाओगे, और जिसमें बोला गया है पावर ऑफ एन एपोलॉजी। देखो अभी हाल ही में हुआ क्या था, हमने अभी डिस्कशन भी किया था, जर्मनी ने माफ़ी मांगी थी नामीबिया से। जर्मनी ने बोला कि जो जीनोसाइड यानी कि हत्याकांड हुआ है, बहुत सारे लोगों को मारा है, उसमें जर्मनी जिम्मेदार था। उसी तरीके से जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, इन्होंने भी यहाँ पर माफ़ी मांगी है रवांडा से, क्योंकि रवांडा के अंदर भी एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जीनोसाइड हुआ था। 100 दिन में लगभग 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। तो वहाँ पर भी उसके प्रति यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन ने भी हाल ही में माफ़ी मांगी थी। ये सब कुछ हमने कवर क्या, इनफैक्ट मैंने थंबनेल भी लगाया था, आपको मालूम होगा, जिस पे मैंने जीनोसाइड का थंबनेल लगाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उसी के साइड में बात करें तो अगर हम लोग बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने भी एक बहुत बड़ा जीनोसाइड क्रिएट किया है, कहाँ पर, आर्मेनिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, तुर्की उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तुर्की क्या बोलता है कि यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्ट करता है इसको तो वो वीक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑथर के द्वारा ये बोला गया है, अगर कोई कंट्री माफ़ी मांग लेती है अपने पास्ट मिस्टेक का, जो भी उसने इतिहास में जो भी गलतियाँ करी हैं, उससे जो बायलैटरल रिलेशन है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो कि बायलैटरल रिलेशंस कैसे इंप्रूव करे जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, साथ ही साथ ये बोलते हो पास्ट मिस्टेक कुछ हैं उसके प्रति यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर सकें, मिस्टेक्स जो भी हुई हैं उसके प्रति हम लोग एक माफ़ी मांग लें। और यहाँ पर ये सब करा है जर्मनी और फ्रांस ने भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था ये, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था पढ़ने लायक। तो गाइज इसी के साथ होता है हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।